देखो कल सौरमंडल पढ़ाए थे, आज पढ़ाते हैं सौरमंडल के जहाँ पे खत्म हुआ था ग्रहों के बारे में बता दिए थे। ठीक है, तो आज पढ़ाते हैं तारा। तारा मतलब हो गया स्टार। ठीक है, तारा क्या होता है? जैसे बहुत सारे पिंड आकाश में दिखाई देते हैं। ध्यान से सुनो, अगर सुन लोगे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। घर पे नोट्स देंगे, नोट्स देख लेना, लेकिन पहले सुन लो ध्यान से। कुछ लिखना उखना नहीं है, लिखा हुआ मिल जाएगा, फिर कापी में उतार के आना। तारे क्या होते हैं? स्टार। ये कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। सभी नहीं उत्पन्न करेंगे, कुछ होते हैं ऐसे जो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तुमको तारा चमकता हुआ दिखाई देता है ना, तो जितने चमकते हैं सब तारे नहीं है। तारे में क्या गुण है? ऊष्मा उत्पन्न करेगा और क्या उत्पन्न करेगा? प्रकाश। ठीक है, हमारे सबसे नजदीक का तारा पूछा जाएगा, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? तो सूर्य। ठीक है, सूर्य एक तारा है और तारों के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब देखो ये ऊष्मा और प्रकाश इसमें उत्पन्न कैसे होता है? तो इसका कारण है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस से नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, नाभिकीय संलयन पढ़ेगो कक्षा 9 में पढ़ोगे या 10 में? नाभिकीय संलयन होता है, एक ही रहेगा। नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया में क्या होता है कि नाभिकीय संलयन की क्रिया में हाइड्रोजन का अणु हाइड्रोजन से जुड़ जाता है और बनाता क्या है? हीलियम। ठीक है, हीलियम बनाता है। ये जो संलयन की क्रिया होती है, इसी से जब दो हाइड्रोजन के अणु आपस में जुड़ते हैं तो उससे ताप उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के दो अणुओं के बीच को जुड़ने को ही क्या कहेंगे? संलयन। संलयन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, और एक होता है विखंडन, जो परमाणु बम में होता है वो नाभिकीय विखंडन है। और सूर्य में क्या हो रहा है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन के अणु जुड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है? हीलियम। ठीक है, अब पूछेगा, प्रश्न आ गया कि तारों का ईंधन क्या होता है? तारे जो चमकते हैं उनको कहाँ से ईंधन मिलता है? तो कौन सी गैस ईंधन है? हाइड्रोजन गैस। समझ में आया? पूछेगा तारों का ईंधन क्या होता है? तो हाइड्रोजन। अब देखो सूर्य में लगभग मतलब मैक्सिमम मान लो हाइड्रोजन है, 75% हाइड्रोजन है, 24% लगभग हीलियम है और बाकी में सभी गैसों को मान लो। ठीक है, ये हाइड्रोजन जब जलेगा तो हीलियम बनेगा। ये अभी सूर्य की उम्र हो गई है 4.5 अरब साल। 5 अरब साल और जिएगा सूर्य। सूर्य का जब ये हाइड्रोजन जैसे जैसे जलते जा रहा है तो हीलियम बनते जा रहा है, हीलियम बनते जाएगा। ठीक है, एक समय आएगा हाइड्रोजन ये समाप्त हो गया और सब हीलियम बन जाएगा। तो सूर्य प्रकाश उत्पन्न करना, ऊष्मा उत्पन्न करना समाप्त कर देगा। इसको कहते हैं तारे का मर जाना। ठीक है, तारा कब मरेगा? जब उसका ईंधन समाप्त हो जाएगा। जैसे गाड़ी चला रहे हो, उसमें पेट्रोल डाले हुए हो ना, पेट्रोल खत्म होगा तो क्या होगा? गाड़ी रुक जाएगी। ऐसे ही जो सूर्य है इसमें हाइड्रोजन भरा पड़ा है। हाइड्रोजन से क्रिया करके नाभिकीय संलयन कर रहा है, जल रहा है, उसी से ताप उत्पन्न हो रही है, उसी से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। लेकिन हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो उसकी गर्मी खत्म हो जाएगी? नहीं। इसी को ही कहते हैं तारे का मरना, यानी तारा भी मर जाता है। ठीक है, अब देखो तारे का निर्माण कैसे हुआ था ये बाद में पढ़ा देंगे, मतलब तारे कैसे बने हुए हैं। ये एक सिद्धांत है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है बिग बैंग थ्योरी। उसको जब पढ़ाएंगे अगली 1-2 कक्षाएं में वो आ जाएगा, तो उसमें हम बता देंगे कि तारे बनते कैसे हैं और मरने वाली क्रिया तो बता ही नहीं, इसका ईंधन खत्म हो जाए तो तारा मर जाता है। ठीक है, अब देखो अब तारा मरेगा तो क्या होगा? इतना समझ में आया? रे इतना समझ में आया तो बताओ, एक बार फिर से बता दें। देखो ध्यान से सुन लो। तारे क्या होते हैं? वे आकाशीय पिंड जो प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उनको तारा कहा जाता है। ठीक है, अब तारों में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न कैसे होती है? तो तारों के अंदर होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से एक दूसरे से जुड़ते हैं। इस क्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण हाइड्रोजन जुड़ करके हीलियम में बदलता रहता है और एक समय ऐसा आएगा कि सभी हाइड्रोजन
नाभिकीय संलयन की क्रिया के माध्यम से हीलियम में बदल जाएंगे। तो यानी कि हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा, और जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा तो उसी को तारे का मरना कहते हैं। ठीक है, इसमें 2-3 प्रश्न बनता है। तारों की ऊर्जा किस क्रिया से प्राप्त होती है? कौन सी क्रिया है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, तारों का ईंधन क्या होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, 2 प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न, मतलब पीसीएस से लेके सिपाही सब में पूछता है। एकदम आसान क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कर ले जाओगे, नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो पता चला हाइड्रोजन की जगह हीलियम मार के चले जाओगे। ठीक है, अब देखो तारे जब मर जाते हैं तो क्या होगा? मान लो कोई तारा है, इसकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो मृत्यु होने की दशा में क्या होगा? देखो पहले वो क्या होगा कि ये रेड जाइंट बनता है, रक्त दानव, एकदम लाल हो जाएगा। रक्त दानव बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये खूब बड़े आकार में फैलेगा पहले, और फैलने के बाद क्या होगा? इसका ये जो सतह वाला हिस्सा है टूट के बिखर जाएगा, और उसका छोटा हिस्सा बचेगा। जैसे सूर्य, अभी उसका आकार है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा। जब उसका हाइड्रोजन खत्म होने लगेगा तो रक्त दानव बनेगा, और उसका आकार फैल के इतना बड़ा हो जाएगा जितना बड़ा सौर मंडल है, यानी पृथ्वी सब उसी में समा जाएगी, पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी उसी के साथ। जब कोई तारा मरता है तो रक्त दानव जब बनता है तो बहुत दूर में फैल जाता है, और उसके आसपास के ग्रह सब उसी में समा जाते हैं। तो रक्त दानव बनेगा, तो इसका जो ऊपरी परत है ये बाद में अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा, ये वाला भाग विलीन हो जाएगा। इसका जो कोर वाला हिस्सा बचेगा यही बचेगा, इसको बोलते हैं व्हाइट ड्राफ्ट। क्या बोलेंगे? व्हाइट ड्राफ्ट। हिंदी में आता है श्वेत बामन, श्वेत बामन तारा। ठीक है, या बामन का मतलब होता है बौना, छोटा हो गया ना, लेकिन इसका आकार भले छोटा हो गया, जैसे पृथ्वी के बराबर हो गया, लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा होगा, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, समझ गए ना? अगर मत देखो ये सूर्य जब बनेगा तो रक्त बामन, ये व्हाइट ड्राफ्ट बन गया, श्वेत बामन बन के रह जाएगा सूर्य। ध्यान से सुनो, थोड़ा सा टेक्निकल है, सुन लोगे तो समझ जाओगे। सूर्य का आकार जितना है इसको बोलेंगे 1 सोलर मास, मतलब सूर्य के बराबर कोई चीज रहेगी तो उसको बोलेंगे 1 सोलर मास, माने कि सूर्य के द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, अब ये जो व्हाइट ड्राफ्ट बनेगा ये लगभग 1/8 गुना इसका होगा, जितना सूर्य है उसके वजन का लगभग 1/8-10 गुना होगा। ठीक है, अब मान लो कोई तार, ये तो तार जो सूर्य है ना, ये सब जो बहुत छोटा तारा है, इससे बहुत बड़े बड़े तारे हैं, जितना बड़ा सूर्य है उसके 50-50 गुने तारे, 20-20 गुने तारे हैं। ठीक है, तो मान लो कोई तारा ऐसा है जो सूर्य से बहुत बड़ा 8-10 गुना था। ठीक है, 8-10 गुना, 20 गुना था, तो ये भी मरेगा, कभी ना कभी मृत्यु होगी, तो ये भी श्वेत बामन बनेगा। ठीक है, पहले रक्त दानव बना, रक्त के बाद रक्त दानव का क्या बनेगा? श्वेत बामन या व्हाइट ड्राफ्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आएगा हम फिर से समझाएंगे। ठीक है, एक बार सुनो पहले। अगर ये मान लो सूर्य के द्रव्यमान से 1.44, ठीक है, 1.44 सोलर मास से अधिक है रक्तदान, ये मतलब ये तारा था, ये क्या है? श्वेत बामन है। बनने के बाद बन गया श्वेत बामन। श्वेत बामन इसका नाम क्यों है? श्वेत का मतलब हो गया सफेद रंग का, चमकता है। ठीक है, और बामन का मतलब हो गया बौना, इससे छोटा हो जा रहा है कि नहीं, तो इसीलिए इसको बौना बोल रहे हैं, श्वेत बौना है। ठीक है, तारे का विभाग है श्वेत बौना। कब हो रहा है? जब हाइड्रोजन इसमें समाप्त हो जा रहा है, इसकी मृत्यु हो रही है, तो श्वेत बौना बन रहा है। ठीक है, अगर इस बौने का आकार सूर्य का जो मतलब वजन है, सूर्य का वजन का अगर 1.44 गुने से अधिक है, ठीक है, मान लो सूर्य 1 किलो का है या 10 किलो का है, तो इसका वजन 14.4 किलो होगा। ठीक है, यानी कि 1.44 गुना अगर उसमें रहेगा,
1.44 गुना अगर रहेगा तो ये देखो क्या होगा, अगर इसका आकार दो स्थितियां बनेगी इसमें, या तो ये न्यूट्रॉन स्टार बनेगा और या तो ब्लैक होल बनेगा। ऐसा पहली बार सुन रहे होगे, जब 2-4 बार अभी बोलेंगे सुन लोगे ना तो परिचय हो जाएगा। ब्लैक होल का नाम सुने हो? हाँ, तो यहीं से बनता है ब्लैक होल। देखो न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, श्वेत वामन तारे का वजन अगर 1.44 के आसपास है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, हो सकता है कि उसका वजन 1.4 की जगह 2.5 हो, तो अगर बहुत बड़ा है तो ब्लैक होल बनेगा, अगर थोड़ा छोटा है तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, और सूर्य के बराबर है, सूर्य से छोटा है तो क्या बनेगा, श्वेत वामन बनकर ही रह जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तारा बनने के बाद समझो 3 स्थितियों में परिवर्तित हो रहा है। सूर्य के बराबर रहेगा, बराबर या छोटा समझो तो क्या बन जाएगा, श्वेत वामन। 1.44 गुने के आसपास रहेगा तो न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है। अगर मान लो ये 3 गुना है या उससे, मतलब 2 स्थितियां बनती है, इसमें कह नहीं सकते कि कब होगा। ठीक है, तो जब इसका वजन सोलर मास के 1.44 गुने से अधिक होगा तो 2 चीजें बन सकती है, तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या तो ब्लैक होल बनेगा। ठीक है, अब न्यूट्रॉन स्टार देखो क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार एक घना ऐसे श्वेत वामन की तरह ही रहेगा। अगर उसका 1 चम्मच पदार्थ लेके आया जाए ना, 1 चम्मच में उठाओ, उसका वजन 1000 किलो रहेगा। इतना डेंस होगा जैसे भूसा तुमको दे दिया जाए, एक बोरी भर के उठा लोगे, ज्यादातर लोग उठा लेंगे, लेकिन एक बोरा लोहा भर के दे दिया जाए तब नहीं उठा पाओगे, क्योंकि उसका घनत्व तो ज्यादा है। और तुम एक बोरा लोहा के तुम आधे बोरा लोहा नहीं उठा पाओगे। अगर लोहा ठोस जमा करके, मान लो भूसा इतना बड़ा है, ठीक है, जितना बड़ा 6 फीट का है, अगर 2 फीट ऊंचा भी लोहा अगर बहुत घना जमा दिया जाए तो हो जाएगा 200-300 किलो का हो जाएगा कि नहीं? बाट देखे 50 किलो का, इतना ही बड़ा होता है, उसको नहीं उठा पाओगे, मतलब भारी होता है ना। और 50 किलो अगर भूसा रहे तो पता चला इतना बड़ा बनेगा। ठीक है, तो उसका जो न्यूट्रॉन स्टार है वो इतना घना होता है, तुम्हारा बाट बनाने के लिए 50 किलो का इतना चाहिए लोहा, उसका 1 चम्मच ले लोगे ना तो वो 1000 किलो का बाट बन जाएगा। समझ में आया? इतना घना होता है, उसको उठा नहीं पाओगे, चुटकी से भी नहीं उठा पाओगे। अगर चुटकी बराबर भी है ना तो 500 किलो करेगा, 500 किलो तुमसे उठेगा नहीं चुटकी से। समझ में आया? न्यूट्रॉन स्टार का पदार्थ बहुत घना होता है। ये प्रश्न इसलिए बार बार समझा रहे हैं ना तुमको, ये पदार्थ वाला हमसे गलत हो गया था। 2016 की पीजीटी परीक्षा में आया था यही, उसमें दिया कि न्यूट्रॉन स्टार का पदार्थ इतना घनत्व होता है कि 1 चम्मच उठाने पे 1000 किलो के बराबर। ये तो हम सही कर लिए थे, लेकिन और एक इसी से जुड़ा हुआ था, वो वाला हमसे गलत हो गया था। मतलब 4 उसमें था, किसी दिन प्रश्न ले आके दिखाएंगे, उसका कठिन प्रश्न था। तो यही कई लोगों से ये गलत हुआ था कि मतलब 1 चम्मच पदार्थ 1000 किलो कैसे हो सकता है, सबको लगा। ठीक है, नहीं पढ़ी रहोगी तुमको लगा ये पक्का गलत कह रहा है, 1 चम्मच पदार्थ 1000 किलो कैसे हो सकता है, लेकिन वो होता है। और वो चूंकि पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, वो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, उनको हम देखे नहीं है तो उसको मानेंगे नहीं, इसलिए वो गलत लगता है। लेकिन पढ़ी रहोगी तो सही लगेगा। न्यूट्रॉन स्टार समझ गए क्या होता है? ब्लैक होल देखो क्या होता है। ब्लैक होल वास्तव में बहुत बड़े जो है गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र होता है। ठीक है, आसमान में जो है हम लोग देखते हैं, ये जैसे मान लो ब्लैक होल है। ठीक है, ये वास्तव में क्या है, हम दूरबीन से देखते हैं तो हमको काले रंग का धब्बा दिखाई देगा। कैसा धब्बा है? काला धब्बा। ठीक है, ये धब्बा काला क्यों दिखाई दे रहा है? देखो कोई चीज हमें काला क्यों दिखाई देता है, जैसे ये रंग काला दिखाई दे रहा है ना, क्यों? क्योंकि ये सभी रंग के प्रकाश को अवशोषित कर ले रहा है, इसलिए काला दिखाई दे रहा है। जितने भी काले इनका स्याही होता है, हमारा बाल काला है तो क्यों काला है? क्योंकि ये जितने भी प्रकाश आ रहा है हमारे शरीर पे, 7 रंग होते हैं प्रकाश में, उनको अवशोषित कर ले रहा है, इसलिए काला दिखाई दे रहा है। तो ब्लैक होल क्या होता है, ये इतना बड़ा गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण के कारण हम खड़े हैं, या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, कोई भी चीज पृथ्वी के ऊपर फेंको तो ऊपर नहीं जाने देगा, वो खींच लेगा, ताकत है ना पृथ्वी में। ऐसे ब्लैक होल में इतना ताकत होता है कि अगर इसमें प्रकाश भी जाएगा ना तो प्रकाश को खींच लेगा, निकलने नहीं देगा जो प्रकाश जाएगा। तो जब कहीं से प्रकाश टकरा करके वापस नहीं आएगा तो हमको काला दिखता है। यही काला धब्बा ही क्या है? ब्लैक होल है। ये कब बनता है?
जब तारे का आकार बहुत बड़ा रहेगा, श्वेत वामन बड़ा, श्वेत वामन का आकार बहुत बड़ा रहेगा तो ब्लैक होल बनता है। समझ में आया? नहीं भी समझ में आया तो बस इतना जानो, 2-3 प्रश्न आएगा इसमें से। न्यूट्रॉन स्टार वाला एक प्रश्न तो वही बता दिए कि वो बहुत घना होता है। ठीक है, ये 1.44 जो कह रहे हैं ये प्रश्न पूछेगा। ठीक है, इसको कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, अब चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? ये चंद्रशेखर नाम के एक वैज्ञानिक थे भारत के, लेकिन रहते थे अमेरिका में। ठीक है, तो उन्होंने ही यह सिद्धांत दिया था, उनको इसमें नोबेल प्राइज मिला था। इसलिए बार बार प्रश्न पूछता है कि चंद्रशेखर सीमा का मान कितना होता है। तो एक तो ये प्रश्न बन जाएगा, कितना होता है? 1.44 श्वेत वामन का मास, सोलर मास नहीं, श्वेत वामन का मास। ठीक है, ये चंद्रशेखर सीमा याद रखो 1.4, कहीं भी ऑप्शन में मार देना 1.44। ठीक है, दूसरा इससे क्या प्रश्न बनता है? चंद्रशेखर सीमा किससे संबंधित है? तारों से, ग्रह से कि सूर्य से? तारों से नहीं है, तारों से भी है, सूर्य से भी है, क्योंकि सूर्य खुद तारा है, तो सभी तारों के बारे में बता रहा है ना। समझ में आया? अब देखो, ये समझ में आ गया ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल से प्रश्न बनेगा, अंतरिक्ष में एक बहुत आकर्षण का मतलब एक बहुत अधिक आकर्षण का क्षेत्र होता है जो काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? ब्लैक होल। समझ में आया? ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। श्वेत वामन तारा क्या होता है? ये पूछेगा तारा मरने के बाद क्या बनता है। तो सब ऑप्शन नहीं रहेगा, इन तीनों में से एक ही, या तो ब्लैक होल ऑप्शन रहेगा तो श्वेत वामन रहेगा, क्योंकि ब्लैक होल नहीं बनता है। तो जब साधारण प्रश्न आएगा तो ब्लैक होल ही आएगा, लेकिन अगर पीसीएस में, आईएएस में जाओगे तो श्वेत वामन ऑप्शन में रहेगा। कई लोगों को ब्लैक होल तो सब लोग सुने रहते हैं ना, कहीं ना कहीं सामान्य बात है। बनने के बाद तो ब्लैक होल भी बनता है, श्वेत वामन भी बनता है, लेकिन सबसे पहले बनता है श्वेत वामन, श्वेत वामन के बाद बनता है ब्लैक होल। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, आकाश गंगा, ये सब नहीं पता है, इसलिए आकाश गंगा क्या होता है देखो। चलो इसको बाद में बताएंगे, आकाश गंगा कल पढ़ाएंगे ना, पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत, तब बताएंगे। अभी थोड़ा सा और देखो, तारे टिमटिमाते हैं ना, तारों का टिमटिमाना, ये तारों का टिमटिमाना क्यों होता है? देखो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। समझ में आ रहा है? एक बार कल फिर पढ़ के आना, कल दोहरा देंगे 10 मिनट, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। नोट्स पढ़ के आना, नोट्स रोज लिख के आओ, पढ़ के आओ, तभी मतलब है आने का, नहीं तो कोई फायदा नहीं है आने का। ठीक है, जैसे क्लास कर रहे हैं वैसे क्लास करता रहेगा। जैसे बहुत लोग निकल गए यहाँ से, हम चाह रहे हैं कि इसमें से 10-20 लोग सिलेक्शन ले, इसलिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी तो स्तर समझो नीचे है, धीरे धीरे स्तर बढ़ाएंगे। अब देखो, तारों का टिमटिमाना क्यों होता है? तारे टिमटिमाते हैं ना रात में, कभी ध्यान से देखो, तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन वास्तव में उसमें प्रकाश तो बराबर निकल रहा है कि नहीं? जितना हाइड्रोजन जलना था उतना जल रहा है। तारों का ईंधन क्या होता है? हाइड्रोजन। उतना ही ईंधन लगातार जल रहा है, तो कम ज्यादा हो नहीं रहा कि टिमटिमा रहा है। न तो उसमें बिजली का बल्ब है कि कम ज्यादा बिजली जा रही है। लेकिन होता क्या है, जब तारों से मान लो कोई तारा है, चमक रहा है, बहुत दूर से रोशनी आती है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की कई सारी परतें हैं। इसके कारण क्या होता है कि इन परतों का ताप, द्रव्यमान, घनत्व तो अंतर होता है, तो इस कारण से वो भिन्न कभी दिखते हैं, कभी कम दिखते हैं, कभी ज्यादा दिखते हैं। ठीक है, हवाओं में लहर उत्पन्न होगा तो हमको तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे पानी में कोई वस्तु रख दो, उसमें फेंको, कुछ ईंटा, मान लो तालाब में कोई वस्तु पड़ी है, नीचे जमीन मतलब दिख रहा है, इतना पानी साफ है, और उसमें कुछ फेंक दो तो लहर उत्पन्न हो जाएगी। तुमको क्या लगेगा, वस्तु हिल रही है कि नहीं? वास्तव में पानी हिलता है, लेकिन तुमको लगेगा कि वस्तु हिल रही है अंदर। ऐसे ही ये जो हवाएं हैं, ये लहर जो उत्पन्न कर रही है एक प्रकार का, उसी के कारण ये टिमटिमाहट दिखाई देती है। कभी कम चमकेगा, कभी ज्यादा चमकेगा, तो हमको लगता है तारा टिमटिमा रहा है। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन। यही प्रश्न पूछेगा, बार बार पूछता है कि तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? तो अपवर्तन के कारण। दूसरा ऑप्शन में रह सकता है पृथ्वी के वायुमंडल के कारण। तो दोनों ही सही है, एक ही आएगा एक बार में। ठीक है, मान लो वायुमंडल बढ़ा दिए, इन तारों में मतलब पृथ्वी पर वायुमंडल है, उसे लहर उत्पन्न कर रहा है, सब कुछ पढ़ लिए, समझ लिए, अब गए, वो कहेगा कि
तारों का टिमटिमाना निम्न में से किस कारण से होता है? विवर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा कि नहीं, तो किस कारण से? समझ में आया? चलो अगला देखो, और देखो एक और प्रश्न है, इससे बनता है तारों से ही। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा क्या होता है? अभी आ रहे 5 मिनट। ध्रुव तारा क्या होता है? ये सदैव उत्तर दिशा में निकलता है और चमकता रहता है, ठीक है। इससे क्या करते हैं? दिशा का पता लगाते हैं। प्राचीन काल में इसका उपयोग किस काम में किया जाता था? दिशा का पता लगाने के लिए, ठीक है। और एक होता है नक्षत्र मंडल या तारा मंडल, ठीक है। जैसे कहीं पे कोई मतलब कई सारे तारे निकले रहते हैं, ठीक है। इनको देख करके लगेगा कि ये कोई आकृति बना रहे हैं, सांप की आकृति, घोड़े की आकृति, हिरण की आकृति। तो उन्हीं आकृतियों को भी रात में देखना तारा, 4-5 तारा मिला बोलेंगे ये आकृति बना रहा है, शेर बना रहा है, हिरण बना रहा है, ठीक है। उसमें एक सप्तऋषि तारा मंडल है जिसमें 7 तारे हैं। वही प्रश्न पूछना होगा तो वही पूछेगा कि सप्तऋषि तारे मंडल में कितने तारे हैं? 7, ठीक है। और ये ध्रुव तारा से पूछेगा कि किस दिशा में निकलता है, ठीक है, उत्तर दिशा में। और बाकी घुमा के पूछना होगा तो घुमा के पूछेगा। एक दिन बताए थे ना कि आईएएस में कैसे पूछा था। चलो हम पूछते हैं, तुम बताओ, ठीक है। एक जो लोग थे उस क्लास में नहीं बोलेंगे। एक व्यक्ति रेगिस्तान में खड़ा है, चारों तरफ एकदम घना अंधेरा है, बादल साफ है, मतलब पूरा, ठीक है, तारे दिख रहे हैं। और उसका घर जहां पर वह खड़ा है उसका घर पूरब में पड़ेगा, लेकिन उसे पूरब दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा है। लेकिन उसे यह पता है कि ध्रुव तारा होता है और वह किस दिशा में उगता है। वह ध्रुव तारा को अपने किस ओर रखे कि वह अपने घर पहुंच जाए, ठीक है। सामान्य शब्दों में सोचो, इतना कहानी बनाने से बड़े सीधे बता रहे हैं। रेगिस्तान में खड़ा है, उसको मालूम है हमको पूरब की ओर जाना, हमारा घर है, लेकिन उसको दिशा पता नहीं चले पूरब किधर होगा। लेकिन ध्रुव तारा उसको दिख रहा है, वो अपने किस ओर ध्रुव तारा को रखे कि अपने घर पहुंच जाए? नहीं, आगे पीछे दाएं बाएं, सामने, किधर? बाएं सामने रखेगा तो उत्तर नहीं चला जाएगा जी। सामने से दाएं जाए, अपने किस तरफ रखेगा? इधर मैंने क्या? दाएं, दाएं और बाएं। घर तुम्हारा इधर है, ये पूरब है ना, घर तुम्हारा इधर है, उत्तर कौन है? ये है। ध्रुव तारा इधर इधर मुंह करके जाओगे तो क्या पड़ेगा? उधर बाएं, ठीक है। तो यही प्रश्न आया था, वैसे घुमा के पूछता है। कई लोगों को समझ में नहीं आता पूछ क्या रहा है। उतना बड़ा कहानी पढ़ोगे ना तो सिर्फ टेंशन हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, इतना कहानी सुना रहा है, घर उड़ जा रहा है इसमें, ठीक है। तो ऐसे कई तरह से प्रश्न बनाया जाता है। तो वही